बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस को डिस्कस करना है। गैमेटोजेनेसिस आपको बताया था कि गैमीट्स की फार्मेशन को, गैमीट्स की प्रोडक्शन को आप गैमेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। गैमीट्स दो तरह के हैं, एक हैं स्पर्म्स और दूसरे हैं एग। स्पर्म की प्रोडक्शन को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का और एग की फार्मेशन को नाम दिया जाता है ओवोजेनेसिस। ओवम से ओवोजेनेसिस उसका नाम है। और ये मैंने बताया कि रिस्पेक्टिव गोनेड्स हैं, टेस्टीज़ और जो ओवरीज़ हैं उनमें पैदा होते हैं। टेस्टीज़ जो हैं आपने वो पढ़ा हुआ है कि टेस्टीज़ जो हैं उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह मौजूद होती हैं। तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसकी बार बार रिपीटेड डिवीजन से कुछ सेल्स बनते हैं जिनको आप नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। एक हो तो स्पर्मेटोगोनियम और ज़्यादा हो तो एक हो तो स्पर्मेटोगोनियम है और ज़्यादा हो तो स्पर्मेटोगोनिया। तो ये डिप्लॉइड सेल हैं जो रिपीटेड डिवीजन से बने हैं। अब इनके अंदर सबसे पहले होती है माइटोसिस। माइटोसिस का अमल होगा और माइटोसिस के बाद दोबारा से डिप्लॉइड सेल बनेंगे जिनको आप कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। साइट सेल को कहते हैं, स्पर्म्स के लिए वर्ड स्पर्मेटोसाइट है। बुनियादी तौर पे जो बने हैं वो डिप्लॉइड। अब इनमें आगे अमल होता है मियोसिस 1 का, और मियोसिस 1 होने के बाद यहाँ पे दो सेल आगे जो बनेंगे वो होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हैप्लॉइड है। चूँकि मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है अकॉर्डिंग टू योर 5 चैप्टर जो 9th में आपने पढ़ा था, वो आपने डिटेल से ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे बनने वाले सेल दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं और ये हैप्लॉइड है। अब इनमें होती है मियोसिस 2 का अमल। हर सेल जो है बिल्कुल ये चूँकि माइटोसिस की तरह है तो हैप्लॉइड से बनने वाले भी आगे हैप्लॉइड होंगे। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो आगे स्फेरिकल सेल्स बनाते हैं जिनको आप स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ये स्पर्मेटिड जो हैं ये स्फेरिकल हैं, नॉन मोटाइल हैं। ये एग को फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं है, ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। अब इनके अंदर चेंजेस लाई जाती हैं, तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, डिफ्रेंशिएशन होती है, फिर जाके कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। एग की बाहर वाली वो हार्ड मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं और उसके न्यूक्लियस के साथ उसके फ्यूज हो सकते हैं, यानी कि एग के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो सिंपल अल्फाज में ये स्पर्मेटिड्स आगे चेंज होते हैं, इनके अंदर तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और ये स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ पे कोई माइटोसिस मियोसिस नहीं, जस्ट डिफ्रेंशिएशन है, स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन है और तब्दीलियाँ हैं, लेयर्स फॉर्मेशन है। एग की अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें नज़र आता है 3-4 चीज़ें। सबसे पहले इसका एक हेड है और एक टेल है। हेड के अंदर एक तो लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है इसका, और दूसरे नंबर पे एक्रोसोम है। एक्रो का वर्ड जो है ये होता है किनारे के लिए, एज के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एक्रो का। और सोमा जो वर्ड है ये बॉडी के लिए होता है, यानी आप कह सकते हैं किनारे पे मौजूद, एज पे मौजूद जो बॉडी है वो एक्रोसोम है। इसके अंदर एक्रोसोमल इंजाइम्स होते हैं और लाइसोसोमल इंजाइम भी होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं वो एग की बाहर वाली मेम्ब्रेन को। फिर ये न्यूक्लियस है और फिर ये पूरा कंप्लीट हेड है। हेड के बाद यहाँ पे एक मिडिल पीस होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा तादाद होती है। जब मैंने 9th में को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो मैंने एक बात समझाई थी कि ऑर्गेनेल जो हैं वो सेल के अंदर उनकी मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं उनकी नीड की बुनियाद पे ऑर्गेनेली की तादाद ज़्यादा होती है। मसलन यहाँ पे एनर्जी इनको ज़्यादा चाहिए मूवमेंट के लिए और फिर एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है जो ATP प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हैं उनके वो जो हैं बेसोफिल सेल में ज़्यादा मौजूद होंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस करनी है। गोल्गी अपरेटस वहाँ पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे सीक्रेशन ज़्यादा बनाई जाएंगी। तो ये वाले यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, इसको मिडिल पीस कहते हैं। और एंड पे फ्लैजेला होता है। और इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वाहिद फ्लैजिलेटेड सेल स्पर्म्स हैं जिनमें फ्लैजेला है, बाकी किसी में नहीं है। तो फ्लैजेला का मकसद यहाँ पे मूवमेंट प्रोवाइड करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके जब वहाँ पे इनको लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पर ये एग तक पहुँचने के लिए इनको मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो इनको फ्लैजेला प्रोवाइड करता है। ये है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आ जाते हैं ओवोजेनेसिस पे। ओवोजेनेसिस क्या चीज़ है? ओवोजेनेसिस में भी याद रखें बेटा, ओवरीज जो हैं ये अपने डिटेल्स आगे पढ़ना है। ओवरीज में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप बोलते हैं फॉलिकल्स। वहाँ पे सेल्स बनते हैं रिपीटेड डिवीजन से जिनको बोलते हैं ओवोगोनियम। उनको ओवोगोनियम कहते हैं। उनके दरमियान फॉलिकल्स के दरमियान यहाँ पे मौजूद होते हैं। ओवोगोनियम डिप्लॉइड है, इसमें होती है वही माइटोसिस का अमल और बनाता है प्राइमरी ओवोसाइट। प्राइमरी ओवोसाइट जो है वो डिप्लॉइड है।
2n स्ट्रक्चर है चूंकि माइटोसिस हुई है। अब यहाँ पे जो डिवीजन होगी, 2 सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनेंगे, जबकि एक सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 1 के बाद और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओसाइट। पोलर बॉडी इस वजह से कि वो छोटी होती है, स्मॉल इन साइज होती है। एग बनाने में इसका कोई किरदार नहीं है, यानी एग नहीं बनेगी आगे, मगर इसका किरदार नरिशमेंट में ज़रूर है। बाद में ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये जो पोलर बॉडीज़ हैं ये बाद में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट जो है ये आगे मज़ीद मियोसिस 2 का अमल करता है, एक सेकंड पोलर बॉडी बना देता है और ये यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट ने आगे डिवाइड करके फिर आगे ओवम बनाना है, डिफ्रेंशिएट होना है। एक बात याद रखें, ये वाली डिवीजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नॉर्मली इन एक्सेप्शन में आ जाएगा, हो भी जाएगी नहीं भी हो सकती। मसलन कि फर्स्ट पोलर बॉडी उसने भी आगे मियोसिस 2 की और 2 आगे और मज़ीद पोलर बॉडीज़ बना दी और ये सेकंड पोलर बॉडी इधर है। तो अगर आप देखें अगर मियोसिस 2 इसमें हो तो ओवरऑल 3 पोलर बॉडीज़ हैं वरना 2 हैं, ये बात याद रखनी है। तो ये हमारे पास ओवोगोनियम या ओवोजेनेसिस वाला प्रोसेस है पूरा। ये ओवोगोनियम है, प्राइमरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट है। एमसीक्यूज में आपको पूछेगा कि सेकेंडरी ओसाइट में कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस 1 या मियोसिस 2, या हाउ सेकेंडरी ओसाइट आर फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस 1, 2 या माइटोसिस। तो इस हवाले से एमसीक्यूज आपसे आएंगे। और स्पर्म में स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या फ़र्क है, वो स्फीरिकल है, ये स्फीरिकल नहीं है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इलॉन्गेटेड है, टिप स्ट्रक्चर है। वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता, एको ये कर सकता है, वो नॉन मोटाइल है या मोटाइल है, उसमें वो एक्रोसोम ETC इस तरह की स्ट्रक्चर्स नहीं है, इसमें हैं। तो ये चीज़ें आपने बेटा एक्सप्लेन करनी है जी यहाँ पे। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।